आज हम लोग प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो आपके नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। और क्वेश्चन तो करते ही हैं, हर लोग क्वेश्चन करते हैं, पर हम देखेंगे कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से आप क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकते हैं। जहां दूसरा बच्चा किसी क्वेश्चन को करने में 1 से 2 मिनट लगा रहा होगा, वहीं आप उस क्वेश्चन को मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में कर सकेंगे। तो उस क्वेश्चन के और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के ही आए हुए हैं, सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इररिलेवेंट नहीं है। तो सब आपके एग्जाम का ही है और सारे ऑप्शंस भी आपके एग्जाम के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी क्वेश्चन के ऑप्शन से कोई छेड़छाड़ की हो या क्वेश्चन से, इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे बुक के सोल्यूशन बच्चों को डराते हैं और कैसे एग्ज़ाम सेंट्रिक अप्रोच आपको सक्सेस दिला सकती है। ठीक है, तो आइए ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। अभी ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग जे मेंस के 5 ईयर और नीट के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, और अगर नीड पड़ी तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आई होप आप इन्जॉय करेंगे वीडियो को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपके नीट एग्ज़ाम 2019 का क्वेश्चन, अभी रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। पहले हमने बोला आपको हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि पहला ही स्टेप होता है क्वेश्चन को करने का, क्या कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें और जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करें और निकालें। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसने बोला है 2 पॉइंट चार्जेस, कितने पॉइंट चार्जेस हैं सर? 2 पॉइंट चार्जेस। इसको पढ़ते ही सर मन में क्या ख्याल आना चाहिए कि हमको 2 पॉइंट चार्जेस लेने हैं। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। और कह रहा है कि उसके नाम रख दो ए और बी। ठीक है सर, 1 पॉइंट चार्ज ए, 1 पॉइंट चार्ज बी। क्या करें, हैविंग चार्ज प्लस क्यू। ओके सर, इस पे प्लस क्यू चार्ज, दूसरे वाले पे कौन सा चार्ज? माइनस क्यू चार्ज। जैसे जैसे बोले क्वेश्चन को पहले तो बना लेना है एक रफ डायग्राम, फिर क्वेश्चन की अप्रोच देखेंगे कैसे हम हर क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में या 30 सेकंड में कर सकते हैं। आइए जरा, कह रहा आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ये कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, हमें नहीं पता। सपोज हमने मान लिया कि ये आर डिस्टेंस पे रखे हैं। ठीक है, आगे क्या करें, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, और इनके बीच जो फोर्स लग रही है वो क्या है? एफ। तो इतनी लाइन पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन में क्या पता चला कि 2 चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, वो सपोज डिस्टेंस आर है, और उनके बीच फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एफ। अब क्या कह रहा है कि इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, अगर ए के 25% चार्ज को हम बी पर ट्रांसफर कर दें। ठीक है सर, चार्ज को ट्रांसफर करके देखते हैं। देखो यहाँ पे प्लस है, तो इसके लिए जो अपनी अप्रोच होगी क्या होगी, अगर ये माना जाए कि प्लस 100% और ये वैल्यू मानी जाए माइनस 100%, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? कोई भी क्वांटिटी इनिशियल में अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो वो कितनी होती है? 100% होती है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, अब क्या करें, इसका ए का 25% चार्ज बी को देना है सर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें से क्या हो जाएगा भाई? लेस हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसमें से जब 25 चला गया तो ये बचा कितना? 75%। अब देखो इसके पास एक्स्ट्रा आ गया तो कितना आ गया? प्लस 75%। तो ओवरऑल जो इसके पास चार्ज आया वो कितना है? 75%। और हमें पता है सर 75% को अगर हम फ्रैक्शन में बदल ले तो पता है कि ये साइन हटेगा तो डिवाइड में क्या आएगा? 100, और 100 आएगा तो ये वैल्यू कितनी? 3/4। ये वैल्यू भी 3/4, ये वाली वैल्यू भी 3/4। ठीक है, ओके सर, इतना करने से कह रहा देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अब देखो क्या इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हुई है? डिस्टेंस चेंज के बारे में कुछ भी नहीं बोला, यानी कि चेंज क्या हुआ है? चार्जेस के मैग्नीट्यूड चेंज हुए हैं। क्या चेंज हुए हैं? चार्जेस के मैग्नीट्यूड। तो कितने टाइम्स चेंज हुए हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में कि जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, पर इसका तो कोई चेंज लेना ही नहीं। तो यानी जो फोर्स डिपेंड करेगा, पहले जो प्रोडक्ट होता था क्यू स्क्वायर,
अब कितना हो गया है सर, देखिए जरा, 3/4 Q इंटू 3/4 Q, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 9/16। कितना हो जाएगा, 9/16। तो अपना जो फोर्स हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 9/16 टाइम किसका, प्रीवियस फोर्स का। ये इसका हमारा अप्रोच है। देखिए जितना भी समय लगाया हमने क्वेश्चन को समझने में लगाया, क्योंकि सारा फोकस यही करना चाहिए कि क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से और कितनी जल्दी समझें। जब क्वेश्चन समझ आए तब वहां से शुरुआत होती है अप्रोच की। बाकी इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्यूशन पे देखना चाहें प्रिंटेड फॉर्म में तो मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, आइए देखिए जरा इसके सोल्यूशन को भी देख लेते हैं। ये बुक का सोल्यूशन है। बुक ने देखिए कैसे किया है, वही चीज, दो चार्जेस को रखा है r डिस्टेंस पे और इसके बीच लगने वाले फोर्स को कंसीडर कर लिया। अब a का चार्ज ट्रांसफर हुआ तो इसमें माइनस हो गया, b का चार्ज ट्रांसफर हो गया तो इस पे प्लस हो गया, क्योंकि b पे चार्ज आ रहा है और इससे चार्ज जा रहा है तो इसलिए माइनस, और इस पे आ रहा है तो इसलिए प्लस। फिर से ओवरऑल वही निकाला, डिफरेंस q माइनस q/4 कितना हो गया, 3/4, और ये कितना हो गया, -3/4। तो इससे हमें पता चला कि जो फोर्स है वो 9/16 है। तो ये कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिन क्वेश्चन के आंसर हम आसानी से देख सकते हैं। इवन अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन देखते हैं तो एटलीस्ट दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे ये कि जब चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो फोर्स तो सेम होगा ही होगा। ठीक, अब या बाकी उसके बाद आप आसानी से एलिमिनेट करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया। ये क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन, 2013 में भी आया था, 1995 नीट में क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q। जैसे हमें पता चला कि कोई इतना ही पढ़ा बच्चे ने अ चार्ज स्मॉल q, तो पता चला एक चार्ज बनाना है, स्मॉल q का सर बना लिए। आगे क्या करा, इस प्लेस्ड, ये कहाँ पे रखा है, एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज। ये कहाँ रखा है, सेंटर पे, जो दो इक्वल चार्जेस की लाइन को ज्वाइन करने पे रखी। ये लीजिए सर, रख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं हो गया। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल q इज इक्वल्स टू, देखो इसमें बताया है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पहली चीज तो इसका साइन क्या होना चाहिए सर, नेगेटिव होना चाहिए। हमने ऑप्शन देखा, हमें पता चला सर यहाँ नेगेटिव नहीं है, यहाँ नेगेटिव नहीं है। अब हमारे पास 50% ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हमारे ये दो ऑप्शन में से कुछ भी करेक्ट हो। तो क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है, वो क्या बताई जाती है सर, कि जो भी चार्ज आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा अगर इक्वल इक्वल है तो ये हाफ का भी क्या आएगा, हाफ आएगा। क्या आएगा, हाफ का भी हाफ आएगा। तो अपना जो आंसर करेक्ट हुआ दैट इज -q/4। इन केस अगर हमें मान लो कि ट्रिक नहीं पता है तो क्या इसका मतलब हमारे क्वेश्चन नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, लेकिन तब तरीका हमारा बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कभी भी जब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछे तो इंड पे आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो। क्या निकाल लो सर, रिजल्टेंट फोर्स। जैसे ये मान लो डिस्टेंस r थी, ये डिस्टेंस r थी, तो हमें क्या करना होगा सर, ए बी सी पॉइंट माने हम ए पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना सबको मार्क कर लेते हैं। जरा देखो किसी एक एंड पे लगाइए, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने मिड में ले लिया तो क्या होगा सर, ये चार्ज दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो ए पे निकाल लो नेट फोर्स, चाहो तो कहाँ निकाल लो, सी पे। तो सपोज हम ए पे नेट फोर्स निकालते हैं, तो जरा बताइए ए पे नेट फोर्स, ए पे फोर्स किसकी वजह से आने वाला है, बी की वजह से। फिर ए पर फोर्स किसकी वजह से आने वाला है, बोलो भाई, ए पर किसकी वजह से फोर्स आने वाला है, सी की वजह से। और लिखते ही आपका काम आसान हो जाएगा। हमें पता है फॉर्मूला, ये कॉमन हो जाएगा। ए और बी, ये वर्ड को ध्यान से देखें, ए पर जो चार्ज है और जो बी पर चार्ज है उसका प्रोडक्ट। ए पे चार्ज है q, बी पर चार्ज है q/2, तो लिख दिया q/2। फिर प्लस, अच्छा ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो जरूरी नहीं आप ऐसे बताओ, ये तभी इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो। तो आप कोशिश ये करो हमेशा लिखने की कि FAB इक्वल्स टू FAC। इससे क्या होगा सर, इससे फायदा ये होगा सर के दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ए और बी पे चार्जेस का प्रोडक्ट, चलिए सर लिख के देखते हैं कितना आ गया, q/2। ठीक है, ए से बी तक की डिस्टेंस, ए यहाँ है बी यहाँ, डिस्टेंस कितनी है r², लिख दिया सर r² इक्वल्स टू, चलिए थोड़ा सा पार्ट इधर का मैं इरेज कर देता हूँ समझने के लिए। अब इक्वल्स टू, यहाँ भी देखो AC है तो A और C पे चार्जेस का प्रोडक्ट, A पे सर कितना चार्ज था
प्लस क्यू, वहां भी क्यू, तो क्या हो गया क्यू स्क्वायर। और ए से सी तक की डिस्टेंस का स्क्वायर कितना सर 4r स्क्वायर। बस यहीं से काम कैंसिल है। हम देख रहे हैं कि दोनों ही साइड r स्क्वायर है तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। अब बात करते हैं इसको सॉल्व तो कर लिया, अब इसके प्रिंटेड सॉल्यूशन भी देख लेते हैं जो आपको समझ में आएगा। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए क्या है क्वेश्चन, वही डायग्राम बनाया है क्वेश्चन ने कि दो चार्जेस का डायग्राम बना दिया, ठीक, पूरे डायग्राम की सिचुएशन। फिर से क्या निकाला, अगर इक्विलिब्रियम में फोर्सेस हैं तो नेट फोर्स कहाँ पे, किसी भी एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे क्या होना चाहिए सर, जीरो होना चाहिए। कैलकुलेशन नहीं करनी हमें, ज्यादा समझने पे फोकस ज्यादा रखना है। कभी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछे जो मिड में रखा है तो फोर्स आप हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट पे निकालो या एंड पॉइंट पे निकालो। लीजिए वही चीज इन्होंने सॉल्व कर दिया है और आपका ये आंसर आ गया, ठीक आई होप। हाँ वहां पे आप चाहो जरूरी नहीं आर मानो, हमने आर मान के कर दिया था, आंसर आपका दोनों ही तरह से सेम आएगा। बट नेक्स्ट टाइम क्योंकि ये क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस होते हैं तो हम लोगों ने क्या सीखा कि पहली चीज अगर चार्जेस इक्वल है, इक्वल साइन के हैं तो जो मिड वाला चार्ज होगा वो अपोजिट ले जाएगा होगा। जैसे अगर इधर दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो यहाँ का साइन नेगेटिव होना चाहिए तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर इक्वल हैं ये दोनों तो जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो हाफ का भी क्या आएगा, हाफ आएगा। तो ये आसानी से हमारे आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को बना लिया, ये क्या कह रहा है, फॉल्स कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब u इक्वल्स टू 0, कहाँ तक, थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h। कितनी डिस्टेंस तक आया सर, h डिस्टेंस तक आया। ओके सर, h डिस्टेंस तक हमने गिरा दिया इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर है, वर्टिकली अपवर्ड है। कह रहा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड को सेम रखा गया भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब क्या बता रहा है, अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। अब इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या गिरा रहे हैं, प्रोटॉन गिरा रहे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू टाइम ऑफ फॉल प्रोटॉन। तो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन ज्यादा समय लेगा गिरने में। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, वहीं से सारे मुझे ये पता ही नहीं, मैंने लैंग्वेज पढ़ी नहीं, बस हमें पता चला इलेक्ट्रॉन की बात आ गई और प्रोटॉन की बात होगी। दोनों में हैवियर कौन होता है, आप बताओ भाई, दोनों में हैवियर कौन होता है, प्रोटॉन। जाहिर सी बात है अगर प्रोटॉन गिरेगा तो वो कम टाइम लेगा कि ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। पर इसने पूछा है, क्या पूछा है, देखो द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का फॉल होगा वो क्या होगा, कम टाइम लेगा। ये पहले भी हम लोग बहुत क्लास में डिस्कशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि स्मॉलर वाला ऑप्शन कौन है, सर यहाँ 10 टाइम्स ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर है, इक्वल होगा नहीं, तो ये हमारा स्मॉलर ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जो लाइटर पार्ट होता है, जो हैवियर के कंपेयर में जो लाइटर होता है, आप ऐसे याद रख सकते हो, दो आदमी को गिराया जाए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसे समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ठीक। आई होप अब इसके सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन तो सबको आता है, सॉल्यूशन बुक में भी दिया है, पर हमको ट्रिकी अप्रोच सीखनी है, वही मैं सिखा रहा हूँ। देखिए इन्होंने बात की कि जैसे कोई भी फोर्स, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रख दे, उसमें जो फोर्स होती है सर वो कितनी होती है, QE। और अगर फोर्स इतनी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, QE/m। ये एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन निकालने के बाद हमें पता है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लगा दिया। क्या लगा दिया सर, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, Vs इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। ओवरऑल जो काम का रिजल्ट आया वो ये आया कि टाइम ऑफ फॉल हमेशा डिपेंड करेगा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मास हैवी है, ठीक, क्योंकि लास्ट टाइम ना एग्जाम में आपको ये सब बातें याद रहे तो ज़्यादा अच्छा, अदरवाइज आप सोचो ऐसे क्वेश्चन को लगाओगे ना तो आप बहुत पीछे रह जाओगे कंपटीशन। अब देखो ये कह रहा है कि अगर हैवियर मास है वो टाइम ज़्यादा लेगा, लाइटर मास है तो वो टाइम कम लेगा। अब हमारे पास कौन कौन था, इलेक्ट्रॉन था
और प्रोटॉन था। प्रोटॉन हैवियर था तो वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक, तो हम कह सकते हैं TE और TP में टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखिए सोल्यूशन तो है, प्रिंटेड फॉर्म में है, आपकी बुक में है, ये प्रीवियस ईयर से ही मैंने उठाया है, तो आप समझ सकते हैं। यही लिखा है, एज इलेक्ट्रॉन हैज स्मॉलर मास सो इट विल टेक स्मॉलर टाइम। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नीट 2018 का सवाल है, तो हम कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, कभी भी सिचुएशन बदल सकती है। ठीक है, चलिए आई होप अब आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नीट 2018 का सवाल। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि मुश्किल है ये तो समय बताएगा, पहले समझते हैं। तो उसने कहा अ टॉय कार, तो ठीक है सर, एक टॉय कार बना लेते हैं, बना लिया हमने। चार्ज क्यू, इसके अंदर चार्ज क्यू हमने भर दिया सर, कोई बात नहीं, ये लीजिए सर चार्ज क्यू है इसके अंदर। आगे क्या कह रहे हैं सर, आगे कह रहे हैं मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। ठीक है, इसको मूव करा दीजिए सर, कोई दिक्कत। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे पहले तो उसका एक रफ डायग्राम बनाते चले, साथ साथ कॉपी ले बनाते चले। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसके अंडर में ये चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई के, हो सकता है इधर दे, हो सकता है इधर, आगे क्लियर करेगा। ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6। पहले ये रेस्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने, अगर ये सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर की तरफ चलने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा के मूव कराते। तो चलते चलते इसकी जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन लगा, एक्सेलरेशन कितना लगता है अभी आगे पढ़ा था, A = QE/m। ठीक, कितना हो गया सर, ये 6 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट से कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपने अच्छे से मैकेनिक्स पढ़ा हो और ये 0 है ये 6 है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है सर, 3 मीटर। कैसे बताया था, u + v/2, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। 1 सेकंड में ही हुआ है, ठीक है, 1 सेकंड में हुआ ना, तो 3 मीटर के डिस्टेंस चले जाएगा और उतने में वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है। इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 3। अब कह रहा है एट द इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। अभी तक फील्ड ऐसे थी, अब फील्ड को इन्होंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। फील्ड को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो अभी देखो गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट करी, अब बैक गियर लग गया तो गाड़ी कहाँ आएगी सर, पीछे आएगी। ठीक है सर, अब क्या कह रहे हैं, एट द इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स द कार कॉन्टिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकेंड। अब जो कार है 2 सेकेंड और आगे तक गई। ठीक है सर, 2 सेकेंड आगे, तो जाहिर सी बात है इसी सेम स्पीड से आएगी, तो देखो जरा 3 मीटर वापस आ जाएगी। सही है क्या, 3 मीटर वापस आ जाएगी 1 सेकंड में, फिर 3 मीटर इधर चली जाएगी। बोलो भाई आएगी क्या। तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर की सर, 3 इधर गई, 3 इधर गई और 3 इधर, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 9 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 9 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे सर, डिस्प्लेसमेंट तो वो कितना है, 3 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस। अब रही बात ऑप्शन एलिमिनेशन की, तो देखो जरा हमसे पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो वेलोसिटी तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 3/3 कितना हो जाएगा, 1 मीटर, और 9/3 कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो ऑप्शन देख लेते हैं सर कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप ग्राफ मेथड से भी कर सकते थे, कैसे कर सकते हैं आओ देखते हैं सर। अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं किसके किसके बीच, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, तो पहले तो t = 0 पे वेलोसिटी 0, फिर 1 सेकंड बाद ये वेलोसिटी कितनी होगी सर, 6 हो गई, कितनी होगी, 6। फिर अगले 1 सेकंड बाद, मतलब जब 2 सेकंड आया, ये घटते घटते कितनी होगी, 0। और अभी भी कार रिवर्स डायरेक्शन में चली रही है, तो ये आगे और चली जाएगी सर। ये मान लेते हैं अपना तीसरा सेकंड। अब अगर इसका हम एरिया ले लेना, अब अगर हम इसका एरिया ले ले जो कि हमने सीखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आओ देखते एरिया लेके देखते हैं। ये डिस्टेंस देखो, ट्रायंगल का बेस कितना है सर, 2, हाइट कितनी, 6, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ से जैसे ही हाफ बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एरिया कितना आ गया, 6 मीटर। ऐसे इस ट्रायंगल का एरिया देखो सर, इस ट्रायंगल का एरिया देखो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी, 1,
और ये कितना है सर 6, तो ये 6 और ये 1, तो हाफ बेस इंटू हाइट तो कितना आया 3। अब सोचो जरा, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट में ये प्लस और ये माइनस होता था, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3। तो वापस अगेन वही कैलकुलेशन बन जाएगी बात। तो दोनों अप्रोचेज में से कोई भी अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। आपके माइंड में ग्राफ मेथड आ रहा है, आप ग्राफ से कर सकते हो। आपके माइंड में ऐसी कॉन्सेप्चुअल बातें आ रही है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये डिस्टेंस का तरीका हमने मैकेनिक्स में बहुत डिस्कस किया है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, स्पीड का एवरेज। 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड का एवरेज। अगर 2 सेकंड होता है तो इंटू 2 कर देते, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अदरवाइज आप इसके सोल्यूशन को मैं दिखा देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा और आपको बहुत सुकून महसूस होगा। देखिए जरा, ये है इसका सोल्यूशन। वही चीज डायग्राम बनाया कि जीरो से 1 तक का ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक। कितनी डिस्टेंस कवर की हम लोगों ने पढ़ लिया था 3, यहाँ से यहाँ कितना 3, वापस 3 का बैक आया, तो ये तो अपने आप कैंसिल हो गया। वही चीज इन्होंने देखिए कैलकुलेशन से समझाने का प्रयास किया है। और देखिए अब ओवरऑल जो अपना आंसर है वो ये, ठीक। तो आई होप आपको ये शॉर्टकट्स और ट्रिक्स पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको यही करने हैं, ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आप देखो अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर हमारे पास इतना स्पेस तो होता नहीं एग्जाम में, होता है क्या, नहीं होता ना, ठीक है। तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 में आया हुआ। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अ स्क्वायर सरफेस, कोई स्क्वायर सरफेस, हालांकि डायग्राम तो बना है, एल मीटर की रखी है और प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सेम प्लेन, दोनों सेम प्लेन में है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सेम प्लेन में। तो हमने बताया जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है। जब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स कितना होगा सर, ए cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और हमने पढ़ा है कि हमें एंगल चाहिए होता है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें आपको, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नीट 2020 अभी रिसेंटली का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, अगर ध्यान से देखो, मैं एक बार कहता हूं कि पहले ऑप्शन को देखो आप। ऐसे क्वेश्चन, ये देखो, हमें क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि हमें इस पार्ट को कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन तो सेम है। हमें सॉल्व कौन सा पार्ट करना है, ये वाले पार्ट्स को सॉल्व करना है। अब ये पार्ट सॉल्व कैसे होंगे आइए समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन समझे कह क्या रहा है, उसने कहा अ स्फेरिकल कंडक्टर। मैं इसके सॉल्यूशन में कैलकुलेशन पे नहीं जाता, मैं इसको आपको यही समझा देता हूँ। इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेट देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ स्फेरिकल कंडक्टर, मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर बना दिया और रेडियस कह रहा है सर 10 सेंटीमीटर, ओके, ठीक। हैज अ चार्ज ऑफ 3.2, ये जो चार्ज है वो है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7, ठीक है। अब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो हमें पता है कि आउटसाइड स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 9, मैं डायरेक्ट लग KQ/R²। K की वैल्यू क्या होती है सर, 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज की वैल्यू इसने क्वेश्चन में दे रखा है और R की वैल्यू इसने दे रखा है कितनी सर, 15 दे रखा है, तो 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10 की पावर 4। अब यहाँ समझने वाला पार्ट क्या है उसे देखो। ये वैल्यू तो इतनी कैलकुलेशन सब लोग करने वाले हैं, तो हम टाइम कहाँ अपना बचाने वाले हैं, टाइम यहाँ बचाना है। हम इस नंबर्स को ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है अल्टीमेटली रिजल्ट ही यही आने वाला है, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो 4 ऑप्शन है। हम पावर को आसानी सॉल्व करें, जैसे यहाँ पे देखो 9 और ये है 10 की पावर -7, तो ये कितना हो गया सर, 9 - 7, 9 - 7 और ये कितना है +4। आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना है 10 की पावर 6। अब ये देखो जरा, ये लगभग 27 है और ये 225 है, ठीक है। तो 10 की पावर 6 है ऑप्शन में, बहुत अच्छा। पर डायरेक्ट टिक नहीं करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर लेस है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये एक डेसिमल को और लेस करेगा, तो ये जो 10 की पावर 6 से एक और लेस हो जाएगी, क्योंकि ये 270 होता तो पावर में चेंज ना आता, ठीक है। इसलिए एक पावर और लेस होने की वजह से ये अपना आंसर होगा। अदरवाइज आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, बट कैलकुलेट करने में आप टाइम जरूर स्पेंड करोगे, तो थोड़े थोड़े दिमाग लगाओ। जैसे ये हमें पता है
कि हमको 3.2 देखना ही है। हमने देखा 9 इंटू 3.2 225, ये हमको मान लो कैलकुलेट करना पड़ गया। और हालांकि ये आपको बताया भी जाता है, अगर आप थोड़ा और ईमानदारी से वर्क करें तो इंटू 4 कर दो तो ये आराम से 1000 हो जाएगा, तो आपकी कैलकुलेशन और भी तरह से सेव हो जाएगी। जैसे अब ये आपका कितना हो गया 108 अप्रॉक्स आंसर की बात कर रहे हैं, और ये 10 की पावर 3, वो आपके सॉल्व करने में और हेल्प करेंगे किसी भी तरह से। तो कहने का मतलब ऑप्शन जरूर देंगे। जैसे हमें पता ही ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पर हम अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, ये सब बातों को इम्प्लाई करके, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीट 2020 का ये सवाल था, ये भी हो गया। आइए जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस है GS, इसमें चार्ज Q है। अब कह रहा है स्फेरिकल सरफेस रेडियस R है। अब क्या कह रहा है इसमें, इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड फ्लक्स विल बी। अब बताइए भाई, अगर रेडियस को डबल कर दे, 2011 का सवाल है, रेडियस को डबल कर दे तो नया फ्लक्स क्या होगा। तो अगर आपको गॉस की थ्योरम याद है तो फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है। तो जो भी फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इनक्लोज चार्ज पे। पहली बार इनक्लोज चार्ज कितना था Q, नया रेडियस 2R हो गया तो भी इनक्लोज कितना है Q। तो यानी कि जब चार्ज इनक्लोज ही नहीं बदला तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो इंक्रीज रिड्यूस ये ऑप्शन गलत हो गए, रिमेन्स सेम ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताइए जल्दी से, वही चीज यहाँ पे इन्होंने लिखी है, मैं आपको समझा, देखिए वही चीज, ठीक है। चाहे तो समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन है नीट 2016 में आया हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसमें कुछ स्टेप्स को बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ पहले तो। जैसे इन्होंने बताया क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमनली पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग। दो मासलेस स्ट्रिंग से दो चार्ज को हमने कंसीडर कर दिया। अब हमें मैकेनिक्स बताती है कि ये पॉजिटिव दोनों में अट्रैक्शन की रिपल्सन, तो रिपल्सिव फोर्स ये लगने लगा इस आउटवर्ड्स। इधर की तरफ टेंशन है, तो टेंशन ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये टी है, ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे स्टेप बचाते हैं, ध्यान से समझो। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर लेगा, टी साइन थीटा kx स्क्वायर kq स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर को बैलेंस कर लेगा इक्विलिब्रियम में। तो हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखते हैं कई बार कि साइन थीटा और ये कॉस थीटा जब डिवाइड होगा तो क्या आएगा सर, tan थीटा आएगा। क्या आएगा, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू, बताओ भाई क्या आ जाएगा, q स्क्वायर, क्या आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन mg। ठीक, अब इससे कुछ बात आसान होती है। जैसे एक हिंट यहाँ पे दे रखा है कि d इज लेस देन r, वो हमेशा इसलिए हिंट देता है कि थीटा इससे छोटा। पहली बात तो अगर आप देखो क्वेश्चन लेंदी है तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स याद करने में फायदा होता है कि जब हम भी कभी भी क्वेश्चन आएगा कि ये वेलोसिटी धीरे धीरे आप देखोगे चार्ज लीक करेगा, देखो खैर पढ़ते हैं। अब क्या करें, अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन द चार्ज बिगिंस टू लीक। अब जैसे जैसे चार्ज लीक करेगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, कम होने लगा। और चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होने लगा, डिस्टेंस वही है तो फोर्स भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो है घटने वाली, तो इसलिए यहाँ पे 1/2 के बजाय -1/2। ठीक, आपको ये रिजल्ट याद हो जाए तो अच्छा है। ठीक, अब खैर इसके सॉल्यूशन की भी बात कर लेते हैं और मैं आपको इसके सॉल्यूशन को भी समझा देता हूँ, इसके सॉल्यूशन में क्या क्या बात है। आइए जरा, तो देखिए फिर से वही चीज हमने कहा कि अपना एटलीस्ट ये स्टेप तो सेव करें। tan थीटा की वैल्यू, इक्वेशन बैलेंस कंडीशन, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा, तो टी कॉस थीटा ने mg को बैलेंस किया, टी साइन थीटा ने kq स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर को बैलेंस किया, डिवाइड किया तो tan थीटा की ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये एंगल स्मॉल देने के लिए ये कंडीशन दे रखा था d लेस देन, तो जब हम एंगल स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ते हैं वहां पे क्या पढ़ते हैं कि tan थीटा अप्रॉक्स में साइन थीटा के इक्वल हो सकता है और चाहो तो अप्रॉक्स में थीटा के इक्वल कर सकते हो। अब एक डाउट आ सकता है आपके मन में, सर यहाँ पे साइन थीटा ही क्यों लिया,
क्योंकि हमारी गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है, जरा देखो, ये थीटा के लिए क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और हमारे पास ये और ये गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, ये नहीं गिवन है, इसलिए हमने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। ठीक, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से ये हमारा काम आसान हो गया। अब आगे क्या कहें, देखो यहाँ से देखने वाला पार्ट है कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है, x अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है। ठीक, तो ये वैल्यू रख दी हमने x अपॉन 2l। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, हमको जो निकालना है वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या आनी चाहिए, डिस्टेंस आनी चाहिए, जो कि आ गई ये। अब जैसे ही ये आ गया तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं भाई, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, ये आ गया dq बाई डी टी, जो कि कांस्टेंट दिया है क्वेश्चन में, कांस्टेंट रेट से लीक करता है, और इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे आ गई, और 1 पावर लेस, x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन बताइए भाई क्या हो जाएगा, 3/2 आगे और x की पावर 1/2, समझ में आ गई बात। तो ये पावर को हमने आगे कर दिया, तो हमें पता चला कि ये वेलोसिटी है, तो हमने इसको याद करना ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी और डिस्टेंस ये धीरे धीरे घटने लगे, और घटेंगे तो पावर नेगेटिव आएगी, और हमेशा ऑप्शन यही आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सीख लिया। आइए जरा कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है नीट 2017 का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इसमें भी अपना हम टाइम कैसे स्पेंड करेंगे। जैसे इसने बोला सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का चार्ज इसने माइनस ही दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अच्छा डिफर कर रहा है, ये बोल रहा है एक का, मतलब ये प्रोटॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E प्लस डेल्टा। ठीक है, इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो कर लेते हैं सर माइनस E प्लस डेल्टा ई, कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो चार्ज आया वो कितना आने वाला है, डेल्टा ई, तो दोनों पार्टिकल पे कितने चार्ज आने वाले हैं, डेल्टा ई। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए जरा इसके सॉल्यूशन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, जो चार्ज आया वो कितना है, डेल्टा ई। क्यों, क्योंकि चार्ज क्या होता है, सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज QE प्लस ई। सॉल्व कर लिया तो हमें पता चला जो फोर्स आएगा ये तो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का स्क्वायर, तो दोनों चार्ज सेम है, तो डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वही बात अगर हम करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो फॉर्मूला क्या था, G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, दोनों को सॉल्व किया, और जब कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट किया तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ से डेल्टा ई स्क्वायर, जैसे दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, तो हमें डेल्टा ई की वैल्यू निकालना, हमको देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। ठीक, तो फर्स्ट टाइम तो इसको इग्नोर करेंगे लास्ट टाइम के लिए। अब यहाँ से देख ऑप्शन में पता चल रहा है कि ये नंबर गायब है, तो हम मल्टीप्लिकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पावर्स पे सारा फोकस रखेंगे। वहाँ पे फोकस रखेंगे पावर को, और जब पावर पे फोकस रखेंगे तो अल्टीमेटली हमें आंसर आ जाएगा। चलिए फिर